अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मन्या विकार। सबसे पहले इसमें गलगंड। तो गलगंड क्या होता है? गल पार्श्व में किसी एक तरफ उत्पन्न शोथ को गलगंड कहा जाता है। सुश्रुत ने इसकी परिभाषा दी है कि वात और कफ के कारण गले में प्रवृद्ध होकर, वात और कफ प्रकुपित होकर क्या करते हैं? गले में प्रकुपित होते हैं और मेद धातु का आश्रय करके क्रमशः अपने अपने लक्षणों से युक्त गंड को उत्पन्न कर देते हैं। इसे ही गलगंड कहते हैं। और इसमें गलगंड के भेद की बात करें तो सुश्रुत ने तीन बोले हैं मेनली, वातज, कफज एंड मेदज। इसमें गलगंड का पित्तज भेद कोई नहीं होता है। अब वातज के बारे में बात करेंगे कि क्या इसके लक्षण है। तो वातज में कैसा है? सुई चुभने की सी पीड़ा होती है, कृष्ण सिराओं से ये व्याप्त होता है और वर्ण में कृष्ण और अरुण ये होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ समय पश्चात मेद की वृद्धि हो जाने से अत्यंत स्निग्ध और वेदना रहित हो जाता है और कठोरता युक्त होता है, देर से वृद्धि करने वाला होता है और पाक इसमें होगा नहीं। ठीक है। कभी कभी अदृश्य, कभी कभी आगंतुक कारणों से पाक भी इसमें हो जाता है। और इस प्रकार का जो गलगंड से पीड़ित व्यक्ति है उसके मुख में विरसता रहती है, तालू और गले में शोष रहता है। जो कफज गलगंड का पेशेंट है, कफज गलगंड में क्या होगा? स्थिर रहेगा। पहले तो वो जो गलगंड है त्वचा के समान वर्ण वाला होगा, अल्प वेदना वाला होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कंडू होगी, स्पर्श में शीत, आकार में बड़ा, देर से वृद्धि करने वाला, देर से पकने वाला होता है और पकते समय मंद वेदना वाला ये होता है। उस मनुष्य का मुख मधुर रस युक्त और उसका तालु प्रदेश कैसा होता है? गले में कुछ लेपा हो इस तरीके सा फील होता है उसको। मेदज की बात करें तो मेदज जो है स्पर्श में स्निग्ध रहेगा और मृदु रहता है, वर्ण में पांडु, दुर्गंध युक्त, पीड़ा रहित और अति कंडू वाला ये होता है। इसमें अलाबू के समान गले में लटक रहा होता है इसमें, और इसका मूल भाग पतला होता है। शरीर की वृद्धि क्षय के अनुसार ही घटता बढ़ता रहता है। इससे पीड़ित जो मनुष्य है उसका मुख स्निग्ध, गले में सदा अस्पष्ट शब्द ही वो बोलता है। ठीक है। और असाध्य गलगंड के क्या लक्षण है? कि वो कष्ट से श्वास लेगा, मृदु या दुर्बल शरीर वाला होगा, 1 वर्ष से अधिक पुराना, अरोचक से पीड़ित, क्षीण, भिन्न स्वर और भिन्न स्वर वाला रोगी। ये लक्षण जिनमें मिलेंगे उनमें
गलगंड के सामान्य लक्षणों की अगर बात करें तो जिस मनुष्य के गले में शोथ है, और ये सामान्य लक्षण वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि जिस मनुष्य के गले में शोथ निबद्ध होकर मुश्क वृषण के समान लटकता रहता है, चाहे वो आकार में बड़ा हो या छोटा, उसे गलगंड कहते हैं। माने कि इसमें क्या होता है कि जिस जिस तरीके से स्क्रॉटम लटकता रहता है उस तरीके से गले में जो है व्यक्ति के शोथ लटकता रहता है। मूषक अवलंबते गले, ठीक है, ये मूषक अवलंबते गले वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना है। और बड़ा होता है चाहे छोटा हो, किसी भी तरीके का ये जो है स्वेलिंग वहाँ पे मौजूद रह सकती है। इसके अलावा प्रकोपित कफ गले के बाहरी भाग में धीरे धीरे शोथ उत्पन्न करता है और उसको ही गलगंड कहते हैं, ये चरक का मानना है। और चिकित्सा की अब सीधे सीधे बात करते हैं तो चिकित्सा में वातज गलगंड की चिकित्सा में वाथर औषधियों के क्वाथ से आपने नाड़ी स्वेद करवाना है, ठीक है। स्वेदन के पश्चात रक्त मोक्षण करना है और व्रण शोधन का उपाय आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। व्रण शोधन करना है और फिर ऊपर से उपनाह बंधन यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा रक्त मोक्षण के पश्चात शुद्ध गलगंड पर क्षण, अत्सी, मूलक, शिग्रू, ये इस तरीके की ड्रग्स को आपने लेप के रूप में लगा देना है, ठीक है। और रक्त मोक्षण के पश्चात जो शुद्ध गलगंड है उस पर आपने ये औषधियाँ यूज़ कर लेनी है, इनमें से कुछ 2-4 याद कर लेंगे, ठीक है। और नित्य अमृतादि द्रव्यों से सिद्ध तेल का पान आपने रोगी को करवाना है। कफज के लिए क्या ट्रीटमेंट है? सर्वप्रथम स्वेद व उपनाह से स्वेदन करके रक्त मोक्षण करना चाहिए तथा अजगंधा, यहाँ पे भी आपने स्वेद करना है, उपनाह करना है, यहाँ पे भी स्वेदन ही करना है आपने, और रक्त मोक्षण करना है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे भी लेप लगाना है, जैसे यहाँ पे तीक्ष्ण औषधियाँ, जैसे कि यहाँ पे अजगंधा हो जाएगा, अत्सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की औषधियों का लेप आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। पिपल्यादि गण के क्वाथ और कल्क से सिद्ध किया हुआ पंच लवण मिलाकर पिलाना चाहिए। और वमन, शिरोविरेचन, वैरेचनिक धूम, ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे प्रयोग कराना चाहिए। और गलगंड में पाक होने पर पक्व वर्ण के समान चिकित्सा आपको यहाँ करवानी है। नेक्स्ट इज मेदज में क्या रहेगा? तो मेदज में सर्वप्रथम स्वेदन करके रक्त मोक्षण करना चाहिए और उसके पश्चात निशोद, स्नूही, मंडूर, दंती, रसांजन, इस तरीके की तीक्ष्ण औषधियों का वहाँ पे आपने लेप करवा देना है। और सालसर आदि गण और गोमूत्र में पीसकर ये पीने के लिए भी वहाँ पे देना है। इसके अलावा गलगंड का शस्त्र से पाटन करके मेद बाहर निकालकर व्रण का सेवन करना चाहिए। स्वेदन करना है, रक्त मोक्षण करना है, उसके बाद लेप लगाना है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि आपने मेद को बाहर निकाल के व्रण का सेवन भी करना है। व्रण पर कासीस, तुथ, गोरोचन का चूर्ण लगाना चाहिए और व्रण का प्रक्षालन आपको त्रिफला क्वाथ से करना चाहिए। रोगी को नित्य यव का भोजन कराना चाहिए, ठीक है। और अब इसको गॉइटर से रिलेट करते तो वो पढ़ेंगे गॉइटर के बारे में। तो यही सब अभी हमने गलगंड के बारे में ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। वातज, कफज, मेदज होता है और असाध्य कौन सा होता है, ये सारा हमने देख लिया है, ठीक है। गॉइटर की बात करेंगे तो गॉइटर इज द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्लासिफिकेशन क्या होता है? सिंपल, नॉन टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है, न्यूप्लास्टिक। 3 तरीके के गॉइटर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सिंपल, नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक एंड न्यूप्लास्टिक। तो जो सिंपल नॉन टॉक्सिक होता है वो अगेन फिर डिवाइड होता है डिफ्यूज़ हाइपरप्लेस्टिक में, कोलॉइडल
गॉइटर है, नोड्यूलर है, सॉलिटरी नॉन टॉक्सिक नोड्यूल है, रिकरेंट नॉन टॉक्सिक नोड्यूल वाला है, ठीक है। और इसके अलावा जो टॉक्सिक वाला होता है वो अगेन फिर ऐसे ही डिफ्यूज़, मल्टी नोड्यूलर, टॉक्सिक नोड्यूलर, इस तरीके से एंड रिकरेंट इनमें डिवाइड होता है। एंड जो न्यूप्लास्टिक वाला है वो बेनाइन एंड मैलिग्नेंट में डिवाइड होता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो मोर कॉमन इन द मिडिल एज फीमेल्स एंड स्लोली प्रोग्रेसिंग डिजीज़ है ये। मल्टीपल नोड्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज फॉर्म इन बोथ द लोब्स ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड कुछ इस तरीके का होता है ना, बटरफ्लाई शेप होता है, तो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, दोनों में ही स्वेलिंग देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा रीसेंट इंक्रीज इन साइज सिग्निफाइज मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन और द हैमरेजेस, ठीक है। बार बार उसका साइज बढ़ते जाएगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे या तो मैलिग्नेंसी है या फिर क्या है, हेमरेज है वहाँ पे। इसके अलावा पॉजिटिव कोचर टेस्ट इज ड्यू टू कंप्रेशन ओवर द ट्रेकिया। इसके अलावा नोड्यूल्स व्हेन कैल्सिफाइड बिकम हार्डर, नेक्रोसिस हो जाता है उसमें, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो T3, T4, FNAC, एक्सरे, और इसके अलावा इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी, रेडियो आइसोटोप, आयोडीन स्कैन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ कराई जाएंगी। ट्रीटमेंट की बात हो तो सर्जिकली आपने सब टोटल थायरेक्टेक्टमी और टोटल थायरेक्टेक्टमी, इन दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव L-thyroxine is often given to prevent any fluctuation in the TSH, ठीक है। जब आप निकाल देंगे तो ऑपरेशन के बाद तो आपको थायराइड हार्मोन्स अलग से देने ही पड़ेंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज लिम्फेडेनाइटिस। तो लिम्फेडेनाइटिस क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन और एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, इट इज़ लिम्फेडेनाइटिस। लिम्फ नोड आर स्मॉल ovoid nodules, normally ranging in size from a few mm to centimeters, ठीक है। और lymphadenitis may affect a single node or group of nodes and may be unilateral or bilateral, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। और द ऑनसेट एंड कोर्स ऑफ लिम्फेडेनाइटिस में बी एक्यूट एंड सब एक्यूट, क्रोनिक, कैसी भी कंडीशन हो सकती है। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं इसके? इन्फेक्शन होगा पहले तो तभी होगा ये, ठीक है। सोर थ्रोट है, ईयर एक है, कोराइजा, ये सब। फीवर है, इरिटेबिलिटी है, एनोरेक्सिया है, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट विद द एनिमल्स, पुअर डेंटल केयर, इन सब में ये होने के चांसेस रहते हैं। कॉजेज़ की बात करें तो क्यों होगा? साइटोमेगैलोवायरस हो गया, बार्टोनेली हेंसले हो गया, ठीक है, ये भी इन्फेक्शन ही है। माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, रूबेला, साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, सिर्फ इन्फेक्शंस की वजह से ही मैक्सिमम लिम्फेडेनाइटिस विल बी बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, लिम्फेडेनाइटिस, ठीक है। तो इसलिए सारी कॉजेज़ में भी वही है, इन्फेक्शस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? एग्जामिनेशन करेंगे तो लिम्फ नोड में सॉफ्ट, फ्लक्चुएंट, टेंडर, ओवरलाइन इरिथमा सजेस्ट ऑफ इन्फेक्शन। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन लिम्फ नोड कैसा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा, फ्लक्चुएंट है, टेंडर है, ओवरलाइन, इरिथमा है, रेडनेस रहेगा, ठीक है। ये सारा इन्फेक्शन है वहाँ पे, ये सब शो करेगा। हार्ड, फिक्स्ड, नॉन टेंडर, फर्म, ये सब मैलिग्नेंसी डिनोट करेंगे। लोकल पेन एंड टेंडरनेस हमको चेक करना है वहाँ पे। सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस है तो इसमें नेक स्टिफनेस आपको देखने के लिए मिलेगी। और रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड में डिस्फेजिया हो सकता है, इनकी वजह से रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड होगा तो डिस्फेजिया पेशेंट में देखने के लिए मिलेगा। मीडियस्टर्नल लिम्फेडेनाइटिस होगा तो पेशेंट में कफ है, डिज्निया है, स्ट्राइडर है, ठीक है। स्ट्राइडर एबनॉर्मल साउंड होता है। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल लिम्फेडेनाइटिस कॉजेज एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, क्योंकि ये मेनली क्या इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक थेरेपीज़ तो चलानी पड़ेंगी। और इसके अलावा आपको एस्पायरेट करना पड़ेगा
थोड़ा सा जैसे कोल्ड एप्सिस जो था टीबी के केस में बन रहा था, तो उसमें तो आपको एस्पायरेट करके भेजना पड़ेगा सैम्पलिंग के लिए। इंसिजन ड्रेनेज करना पड़ेगा। सर्जिकल रिमूवल, अगर ड्रग का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है तो सर्जिकली आपको उसे रिमूव भी करना पड़ेगा। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सिम्टोमेटिकली ये हम कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है। ओके, तो हमारा सारा लिम्फेडिनाइटिस फिनिश हो जाता है। एक और टॉपिक इसमें है जो कि है अपची, ठीक है। अपची क्या होती है? चय की अधिकता होने के कारण इसे अपची कहते हैं, ठीक है। कफ और मेद की वजह से ये दोनों प्रकोपित होकर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इधर डिटेल से पढ़ाती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। गोइटर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, लिम्फेडिनाइटिस हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, एक पॉइंट है, एक तो पहले गंडमाला देख लेते हैं, ठीक है। गले के पार्श्व भाग में उत्पन्न अनेक शोथ रूपी संरचनाओं को गंडमाला कहते हैं, ठीक है। एक साथ जब बहुत सारी स्वेलिंग्स हो, दैट विल बी गंडमाला। संप्राप्ति क्या है कि मेद स्थित दोष, कंठ, मन्या, कक्ष, अक्ष, कक्षा, वंक्षण, इन स्थानों का आश्रय करके त्वक समान वर्ण से के कठिन स्निग्ध वातक आम्लक फल की आकृति वाले गंभीर अवगाढ़ अनेक देर से पकने वाली ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन शॉर्ट इसमें क्या है, दोष जाके कहाँ पे, मेद स्थित दोष हैं और वो मेनली गले वाले रीजन में जा रहे हैं। वहाँ पे अनेक स्वेलिंग्स उत्पन्न कर रहे हैं, अनेक ग्रंथियाँ बना रहे हैं। ये ग्रंथियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, इसीलिए इनका नाम गंडमाला रखा गया है, ठीक है। और प्रकार की बात करें तो वातज, पित्तज, कफज होते हैं ये। और साध्यता में गंडमाला साध्य व्याधि है, परंतु इसमें पीनस, पार्श्वशूल, कास, ज्वर, छर्दी इस तरीके के उपद्रव जब मौजूद है तो इट बिकम्स असाध्य। और चिकित्सा की बात की जाए तो इसमें सिरावेद करना है, विरेचन, शिरोविरेचन, धूमपान, पुराण घृत और लंघन, प्रघर्षण, कवलग्रह इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे की जानी चाहिए। और कांचनार, गुग्गुल, गंडमाला, खंडन रस, चक्रमध तेल, गुंजाफल इनका प्रयोग किया जाता है। अपची की बात करें तो अपची क्या होता है, हन्वास्थि, कक्षा और अक्षा अस्थि, ठीक है, और बाहु, इन जगह पे इनकी संधियों में तथा मन्या गले प्रदेश में संचित हुआ कफ, मेद मिलकर ग्रंथि रोग उत्पन्न करता है। ये ग्रंथियाँ स्थिर होती हैं, वृत्त होती हैं, आयत होती हैं, स्निग्ध होती हैं और अल्प वेदना वाली होती हैं। ये ग्रंथियाँ आंवले की गुठली के आकार की होती हैं और मछलियों के अंडे के जाल के समान ये होती हैं, ठीक है। और इनका वर्ण त्वचा के वर्ण के समान होता है। ये प्रायः संख्या में एक से अधिक होती हैं। अपची के लक्षणों की अगर बात की जाए तो ये ग्रंथियाँ कंडुयुक्त होती हैं, अल्परुजा वाली होती हैं, कंडुयुक्त होती हैं, अल्परुजा वाली होती हैं। इनके फूटने से श्राव होता है, इससे कुछ ग्रंथियाँ नष्ट हो जाती हैं तथा कुछ नई उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ये सारी अपची हैं, इस तरीके की ग्रंथियाँ, इसमें कंडू रहती है, पेन कम होगा, फूटते हैं तो श्राव निकलेगा और जैसे ये नष्ट होती है ना तो फिर दोबारा से मतलब फूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। इस तरह मेद और कफ के कारण उत्पन्न हुआ रोग अत्यंत दुख साध्य होता है और कई वर्षों तक ये बना रहता है। अपची की चिकित्सा की अगर बात की जाए तो चिकित्सा में जो मर्म स्थान में है, ठीक है, उसको शल्यकर्म के द्वारा, जो मर्म स्थान में उत्पन्न नहीं हुई है उसको शल्यकर्म से आपने निकाल देना। उसके बाद आपने अग्निकर्म वहाँ पे करना है, शस्त्र से ग्रंथि का लेखन करना है, क्षार फिर उसके ऊपर छिड़क के प्रतिसारण कर देना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अग्निकर्म का प्रयोग बोला हुआ है और
अपची को भली भांति निवृत्ति के लिए चिकित्सक को क्या चाहिए कि वो मणिबंध पर 1 अंगुली के अंतर से अग्निकर्म करके 3 रेखाएं वहाँ पे बनाए। इसके अतिरिक्त वमन, शिरोविरेचन, नस्य अवपीड़न, नस्य और श्लीपद में जो भी औषधियाँ यूज़ होती हैं वो सब यूज़ करें। और इसको लिम्फेडिनाइटिस से रिलेट किया जाता है, और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने देखा गलगंड हो गया, गॉइटर हो गया, गंडमाला हो गया, अपची हो गया, लिम्फेडिनाइटिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शॉर्ट डिजीजेस बची हुई हैं, इसको फटाफट करते हैं। पाषाण गर्दभ। ठीक है, पाषाण गर्दभ की बात करेंगे अब। एक ये पॉइंट दिया हुआ है, तो कफ और वात दोष के प्रकोप होने से हनुसंधि में उत्पन्न अल्प पीड़ा वाले स्थिर शोथ को पाषाण गर्दभ कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और इसकी अगर चिकित्सा, इसमें मेन यही है कि पैरोटिड ग्लैंड का स्वेलिंग है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड से रिलेट ही किया जाता है इसको। तो इसमें यही है, कफ और वात दोष से वो हनुसंधि में चला जाएगा और वहाँ पे कैसा है, अल्प पीड़ा वाला एक स्थिर शोथ उत्पन्न कर देगा, वही पाषाण गर्दभ है। ठीक है, और इसकी चिकित्सा के लिए क्या करना है, आपको शोथ का स्वेदन करना है, उसके बाद मनाशिला, हड़ताल, कुष्ठ, देवदारू आदि का वहाँ पे लेप लगाना है। इसमें पाक जब हो जाएगा तो व्रण के समान इसकी काट के इंसिजन ड्रेनेज वाली चिकित्सा इसमें से कर देनी है। ठीक है, अब
डिजीज़ ऑफ पैरोटिड ग्लैंड दिया हुआ है, इसमें से केवल आपको मम्स ही करना है। Mumps is an acute viral infection of the childhood that typically involves swelling of one or both the parotid glands, ठीक है। इटियोलॉजी है, मेन ये इन्फेक्शस डिजीज़ है तो रूबेला वायरस की वजह से हो जाता है ये। पैरोमिक्सी वेरिडे फैमिली का ये रहता है, ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 12 से 24 दिनों का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, फॉर्माइट्स। और क्लिनिकल फीचर्स क्या रहते हैं इसमें, 30 से 40% ऑफ इन्फेक्शन जो है सब क्लिनिकल रहता है। फीवर रहता है, मस्कुलर पेन, हेडेक, मैलेज, पैरोटिड स्वेलिंग, जो नॉर्मल एक इन्फेक्शन के रहते हैं वही सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। ईयर एक रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, ठीक है। और ईटिंग में, ड्रिंकिंग में डिस्कम्फर्ट रहता है। पैरोटिड पेन इज़ द मोस्ट प्रोनाउंड ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। और इसके अलावा टेनिसमस यानी जॉ में अकड़ सी रहती है, ठीक है। और काइटिस भी हो जाता है। ट्रीटमेंट है, कोई ऐसा एंटीवायरल थेरेपी जो है यहाँ पे मौजूद है नहीं खास, ठीक है। आपको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना होता है, एंटीबायोटिक्स आप दे दो, बाकी बेड रेस्ट है और इसका कुछ खास ट्रीटमेंट है नहीं, ठीक है। तो ये सारा जो है हम लोग पूरा का पूरा मन्या विकार कवर कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।